हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हम शुरू करेंगे पीपल एज द रिसोर्स एनसीईआरटी चैप्टर 2। सो इन दिस चैप्टर as the effort has been made to explain the population as a asset for the economy rather than liability। इसमें दिखाया गया जो पॉपुलेशन है वो एसेट बन सकती है rather than liability। अब एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको बेनिफिट दे रही हो, वो आपका एसेट हो जाएगा। ह्यूमन को सबसे बड़ा एसेट कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इज सबसे बड़ा एसेट। क्यों? क्योंकि उससे हमें फ़ायदा होता है। अब लाइबिलिटी क्या है? जिससे आपका नुकसान हो जाए या जिससे आपके पैसे निकल जाए, वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। सो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। अब पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो कैपिटल मतलब हमारी एसेट कैसे बनती है? एसेट मतलब हमारे काम कब आएगी? जब हम उसे प्रॉपर एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल केयर देंगे, ठीक, तभी तो वो हमारे काम आएगी ना। जब वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगे तभी तो वो हमें ठीक कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी कोई डॉक्टर मतलब बिना डॉक्टर बने हमें ठीक करने लगेगा। तो तभी एसेट बनेगी जब प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर मिलेगी। It is the fact that the human capital is the storehouse of skill and productive knowledge embedded in them. So जो human capital है वो store house है skill का। Okay, so people as resource is a way of referring the working people of a country in terms of their existence. So, the people as a resource is a way of referring to the working people of a country in terms of their existing productive skills and abilities। तो क्या होता है, जो people हैं वो resource की तरह जो people as a resource हम तब कहेंगे जो हमारे working people हैं country के, अगर वो प्रोडक्टिव स्किल्स सीख लें, एबिलिटीज़ को डेवलप कर लें, तभी हम पीपल को एज अ रिसोर्स कह सकते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ GNP। ठीक है। तो अगर जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स को निभाएगी, कुछ क्रिएशन करेगी, तभी जाके हमारा GNP में ग्रोथ होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। Okay, so population is also a human resource like other resources. This is the positive side of large population that is often overlooked when we only have a negative side, considering the problems of the providing population with the food, education, and access to health facility. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, it is called human capital formation that adds to the productive power of country just like physical capital। देखो, इसमें ये बोला गया है कि पॉपुलेशन का सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। जी, इंडिया इज़ द सेकंड पॉपुलस कंट्री, ठीक है, चाइना के बाद। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जी इनके नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि होड़ ज़्यादा है, हर किसी को घर नहीं मिल पा रहा, पॉवर्टी बहुत है, हंगर बहुत है, ठीक, तो ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जैसे थैनोस ने बोला था क्योंकि कम लोग रहेंगे लेकिन अच्छी लाइफ जिएंगे, इतने सारे लोग रहेंगे तो अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए लेकिन पॉपुलेशन का अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है, रिसोर्स के तौर पे भी काम कर सकता है। कैसे? अगर हम पॉपुलेशन को सिखा दें, वर्क फोर्स को यूज़ करें, तो हम बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ठीक है। Investment in human capital through education, training and medical care yields a return just like investment in physical capital। अब देखो, जैसे अगर आपके मम्मी पापा आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं आपके एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, तो अभी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप फिर बड़े होकर डॉक्टर बन जाओगे, तो उन्हें जो इन्होंने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न देने लगोगे कि नहीं? तो इसी को हम फिजिकल कैपिटल के तौर पे ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं। वी कैन सी दिस डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बाय बिकॉज ऑफ द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड एंड बेस्ट ट्रेंड पर्सनस। सो देखो, सुंदर पिचाई इंडिया से ही हैं, ठीक है, उन्होंने उनके पापा उनके जितना पैसा था उन्होंने लगा के उनको US पहुंचा दिया। अब सुंदर पिचाई का बिलियंस हैं एक दिन का। सो दिस इज़ हाउ द फिजिकल कैपिटल वर्क्स। India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of the greater knowledge in the form of improved production technologies can be rapidly increase the productivity of scarce land
India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than the material plants and machinery. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन है एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा जो किया गया था, वो एक बहुत फाइन एग्जांपल है कि कैसे ह्यूमन का जो नॉलेज है वो हम यूज़ करके उनको एक पावरफुल वो बना सकते हैं, मतलब रिसोर्स बना सकते हैं. ठीक है. Okay, next. So let's start here from here. The more educated and the healthier people gain through higher incomes. Society also gain in other indirect ways because the advantage of the more educated and healthier population spread to those also who themselves are directly educated or given health care. So the more educated people, the more better the income. It is the fact that human capital is one way superior to the other resources like land, physical capital. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स जो बाकी सारे कैपिटल्स हैं, जो बाकी सारे चीज़ें हैं जैसे लैंड हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, इन सब से बड़ी हैं. क्यों? क्योंकि ये जो रिसोर्स है वो बाकी सारे रिसोर्स को काबू कर सकती है, ठीक, और उनका यूज़ कर सकती है. इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैन बीन कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी रेदर देन द एसेट. ठीक है. लाइबिलिटी के तौर पे क्यों? लाइबिलिटी नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे क्यों देखा जाता है? क्योंकि जो मोस्टली बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते. जिस छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कूड़े बीनने के लिए और इन सब जगहों के लिए भेज दिया जाता है, उनका फ्यूचर ख़राब कर दिया जाता है. एजुकेशन नहीं है, यूपी सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है एजुकेशन में. तो ये सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करते हैं. ओके, इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैपिटल. इस तरह का जो प्रोडक्टिविटी है हम अगर उसे एसेट में बदल दें तो ह्यूमन कैपिटल को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है. दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय स्प्रेडिंग सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन. सी इस सारी चीज़ों में हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंडस्ट्री वर्कर्स, ये सारे काम सिखा सकते हैं. ठीक है, ये सब कर सकते हैं. अब स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास वेयर फ्रेंड्स लिविंग इन द सेम विलेज नेम सीमापुर. ठीक है. सकल वॉज 20 years ओल्ड बॉय. शीला वॉज हिज मदर. ठीक है. सकल की मम्मी का नाम क्या था? शीला. हु लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक वर्क. ठीक है, वो घर के काम देखती थी. बूटा चौधरी वॉज हिज फादर. अब सकल के पापा का नाम क्या था? बूटा चौधरी. वो क्या करते थे? एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे. सकल यूज टू हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक वर्क. ही ऑल्सो टेक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. ठीक, जीतू, सीतू और सकल 3 बच्चे थे. ठीक है. श्याम वॉज हिज अंकल हु डिड नॉट गेट एनी जॉब इवन आफ्टर पासिंग द मेट्रिकुलेशन. ठीक है. 10th पास करने के बाद भी श्याम जी को जॉब नहीं मिली. बूटा और शीला वॉन्टेड टू टीच सकल सो दैट ही माइट सक्सीड इन लाइफ. बूटा और शीला दोनों क्या चाहते थे कि सकल पढ़े ताकि वो आगे वाली ज़िंदगी में, जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें एक अच्छा इंसान बने, कुछ अच्छे पैसे कमा पाए. दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल. सकल स्कूल जॉइन द स्कूल एंड स्टार्टेड स्टडिंग. व्हेन ही completed his higher secondary education, his father persuaded him to continue his study. ठीक है. उसके पापा ने उसको 10th के बाद भी आगे पढ़ने को कहा. उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने लोन लेकर सकल की स्टडीज़ को वोकेशनल कोर्सेज के लिए, कंप्यूटर के लिए, इन सब के लिए एनरोल कराया. ही completed his course with great vigor and enthusiasm. After completing the course, he get a job in the private firm. He designed a new kind of software which helped the firm in increasing its sales. His boss rewarded him with promotion. He acknowledged the services. ठीक है. अब क्या किया सकल ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ. उसके जो बॉस है उन्होंने प्रमोशन दे दिया और उसे अच्छे पैसे भी मिले. ठीक है. अब स्टोरी ऑफ विलास देखते हैं क्या है. विलास अब 11 साल का बच्चा है. ठीक है. सीमापुर में रहता है. अब क्या होता है, उसके पापा महेश हैं जो कि फिशरमैन हैं, वो मर चुके हैं. और विलास जब 2 साल का था तभी उसकी माँ जो गीता है वो फ़िश बेचती है. वो फ़िश लेकर आती है लैंड ओनर के पॉन्ड से और उसे बेचती है नियर बाय मंडी में. और वो 20 से 30 रुपये पर डे कमा लेती है. विलास वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द यंगर ब्रदर मोहन. देयर वॉज नो वन टू look after his mother when she fell sick. Vilas had to sell fish in the village because there was no one to support the family. His income was also meager. ठीक. अब अगर विलास वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. अगर विलास अपने भाई बहन और मम्मी का ख्याल रखते हुए अगर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता तो हो सकता है कि आगे चल के उसकी भी अच्छी जॉब लग जाती सकल की तरह और वो अपनी मम्मी को और अपने आप को उस गरीबी से निकाल पाता. After the study about 2 friends, we come to know that Sakal went to school while Vilas did not.
ठीक है। अब क्या हुआ, सकल वॉज फिजिकल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, सो ही डिड नॉट नीड टू विजिट द डॉक्टर. ऑन द अदर हैंड, विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ही डिड नॉट हैव मनी टू विजिट द डॉक्टर. After acquiring a degree in computer, Sakal found a job in the private firm, while Vilas continued with the same work which his mother did. He earned a meager income to support his family. Very well known. ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको. Several years of the education added to the quality of labor in case of Sakal. ठीक, सकल के रूप में जो उन्होंने उसने हार्ड वर्क किया, जो एजुकेशन ने अपना काम किया, उसकी वजह से उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल गई. हिज टोटल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज्ड. Total productivity adds to the growth of the economy. In turn, this pays as the individual through salary or in some other form of choice. On the other hand, Vilas could not get any education and health care in the early part of life. तो विलास को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिल पाया और उसने बाकी वाली ज़िंदगी सिर्फ मछली बेच के निकाल दी. ठीक, जो कि एक अनस्किल्ड लेबर भी कर सकता है. Investment in the human resource by education and medical care can give high rates of return in the future. The investment in human resource is the same as investment in land and capital. One invest in shares and bonds so that he may get higher return in future. तो क्या करता है वन, जो शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तभी उनको फ्यूचर में बेटर रिजल्ट मिलता है. इन्वेस्टमेंट मेड ऑन एजुकेशन हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड कैन यील्ड टू हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर. ठीक है, आपके मम्मी पापा भी आपके ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसी का नतीजा है कि वो चाहते हैं कि आप बड़े आदमी बने, उनसे अच्छा कमाएं, उनसे अच्छी जगह पे चले जाएं. एजुकेटेड पेरेंट्स invest more heavily on the education of their children because they have realized the importance of education from themselves. They are also conscious of the proper nutrition and hygiene. They look after their children's need for education at school and good health. Thus, in the case of vicious cycle is created. On the other hand, the vicious cycle may be created by uneducated parents lacking in hygiene. Such parents keep their children in similarly disadvantaged state. ठीक है. There are many other countries like Japan who have invested in human resource. They did not have any natural resource. Such countries are under the developed countries. उनके पास जापान के पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी उन्होंने ह्यूमन को रिसोर्स बना लिया, इंसानों को रिसोर्स बना के अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री में पहुंचा दिया है. They import natural resources when needed in the country. How did they become rich? The reason is that they invested in human resources, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources such as land and capital. The efficiency and technology evolved by the people have made this country rich and developed. Now, economic activities by men and women. So there are many people like Vilas and Sakal who have been engaged in different activities. We have read Vilas and Sakal story. So the various activities have been classified into three main sectors. These sectors are primary, secondary and tertiary. तीन sectors होते हैं, primary, secondary और tertiary. The forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming and mining are included in primary sector. ओके, तो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉट्री, फार्मिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम किस सेक्टर में यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसे हम प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या आती है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर हो गया. जितने भी माइनिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ये एजुकेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ, ये सब किस में आ जाएगी, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी. सो जो एक्टिविटीज़ द सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम में वैल्यू करती हैं, वैल्यू को बढ़ाती हैं, पैसे को बढ़ाती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटी नेशनल इनकम को, मतलब जो सरकार का फंड है नेशनल, मतलब भारत का जो भी इनकम होती है, टोटल इनकम, उसकी इनकम को बढ़ाती है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस में डिवाइडेड है, मार्केट एक्टिविटीज़ में और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में. ठीक है. मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनेशन विद टू एनीवन हु परफॉर्म्स एक्टिविटी टू पे और प्रॉफिट. दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक है, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वो किसी भी तरह का जो
लाइक परफॉर्म करना हो कोई एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट के लिए हो, ठीक है। जो इसमें इंक्लूड करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी, जैसे मान लीजिए कि प्लाव करना है और आप एक ट्रैक्टर ले आए, उसे प्लाव करवा रहे हैं, तो ये एक मार्केटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटी होती है, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ठीक है, अब नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी होगी। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कुछ सेल्स हो, जो मार्केट तक जाए, जो काम ऐसा हो जो मार्केट तक जा रहा है वो। और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आप खुद के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए खुद के लिए कुछ एक्टिविटी की, जैसे कि मान लीजिए आपने ये प्लॉइंग वाला एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने ये प्लॉ कर लिया घर पे, ठीक, आपका छोटा सा खेत है, आप उसको कोई सेल्स वेल्स के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आपने प्लॉ करवा लिया, या आपने खुद ही जुताई बुताई शुरू कर दी सेल्स के पर्पज़ से नहीं, तो ये किस में आ जाएगी, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में। Okay, so in the family the division of labor between men and women is made due to historical and cultural reasons, ठीक है। men और women में difference किया जाता है labor में। women generally look after the domestic chores and men work in field. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils and washes clothes, clean the houses and look after children. Sakal's father work in the field to earn the money. Sheila is not paid for her services for upbringing the family, ठीक। सी शीला या आपकी खुद की मम्मी एक फुल टाइम वर्कर है, ठीक है, वो एक लेबर में आती हैं क्योंकि वो ये सारा काम कर रही हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर खाना बनाने वाले को लगाएंगे तो 4,000 लगेगा, बर्तन धोने वाले को 5,000, ऐसे अगर देखा जाए तो ये वो सारा काम वो फ्री में कर रही हैं, वो खुद भी एक लेबर है, ठीक, लेकिन उनको अपने लेबर इंटेंसिव घर के काम करने के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। Thus, women are not paid for the services delivered in the family. Their work is also not accounted in the national income. Even national income में उनका पैसा नहीं काउंट होता, which in total sum of goods and services earned by country. गीता, the mother of विलास earned money by selling fish. अब जो गीता थी, जो विलास की मम्मी थी, वो फिश बेचती थी, ठीक है। Women are paid for their work when they enter the level market. Their earning is determined on the basis of education and skill like that of the male counterpart. तो उनका जो एजुकेशन और स्किल के बेसिस पे वुमेंस को पैसा दिया जाता है, पर फिर भी ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पे औरतों को फिर भी मेल से कम ही पैसा मिलता है। Education helps an individual to make better use of the economic opportunities which are available before him. The earning of any individual in the market is determined by education and skill. Women are paid low wages as compared to men. See, I told you, because of majority of women have very little education and low skill formation. Most of the women works where there is no job security. Mostly वहाँ पे women काम करती हैं जहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। This is a lack of legal protection in various activities. In this sector, employment is characterized by irregular and low incomes. There is also lack of basic facilities such as maternity leave, child care and other social security systems in the sector, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, मैटरनिटी लीव भी चाहिए, चाइल्ड केयर सिस्टम भी है, ये सारी चीज़ें एक माँ को देखना पड़ता है, एक वुमेन को देखना पड़ता है। ये भी उनके जो भी उनका सिस्टम है, जो भी उनके पैसे हैं या जो भी उनका वर्क है, उसमें एक रोड़ा बनता है। ओके, However, the women who have high education and skill formation are paid as per with the men, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी वुमेन्स हैं जिनको मेन से ज़्यादा पैसा मिलता है और हाई लेवल पे मिलता है, ठीक है। टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट द वुमेन मोस्ट अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर। टीचिंग और मेडिसिन, ये दो ऐसा काम है जो वुमेन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। देयर आर सम वुमेन हु हैव एंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज विच नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विस। तो इसके बाद क्या है भाई, इसमें क्या है कि वुमेन्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर फील्ड्स में भी एंटर करना शुरू कर दिया है। अब quality of population, there are many factors which affect the quality of population. The quality of population depends upon literacy rate, health of a person determined by life expectancy, life मतलब कितना साल जिएगा, skill formation acquired by people of the country. The growth rate of the country is decided ultimately by the quality of population, ठीक। illiterate and unhealthy population are liability for the economy while the literate and happy population is asset, ठीक। ओके,
एजुकेशन में देखें, सकल का एजुकेशन जो इनिशियल ईयर्स में हुआ उसने उसे एक अच्छा रिजल्ट दिया, एक अच्छी जॉब दी, अच्छी सैलरी दी, लेकिन जो एजुकेशन को उस समय बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, इट ओपन अ न्यू वे फॉर हिम, providing new aspiration and developed values of life. Education also contribute towards the growth of society. The national income and cultural richness is enhanced by the education. It also increase the efficiency of governance. ठीक है, तो गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है. अब एक प्रोविज़न जो है मेड किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल. ठीक है, अब एक प्रोविज़न बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा कि फ्री में जो एजुकेशन है वो गर्ल चाइल्ड को दिया जाएगा टिल 8th. Human being is a positive asset and precious natural resource which needs to be cherished, nurtured and developed with the tenderness and care, coupled and dynamism. Each individual's growth presents a different range of problems and requirement. The catalyst action of the education is complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. ठीक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ये कहा था. ओके, फिर वहाँ पे क्या है, देर इज़ ऑल्सो एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल सच एस नवोदया. ठीक है, नवोदय या जो वोकेशनल स्कूल्स होते हैं, ये जो स्कूल खुले गए हैं वो इन तरह के बच्चों के लिए खुले गए हैं. वोकेशनल स्ट्रीम्स को पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल तक के बच्चों को नॉलेज दी जाती है, एजुकेशनल स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. एजुकेशन पे 151 करोड़ फर्स्ट प्लान में इन्वेस्ट किया गया था. इट इंक्रीज्ड टू 43,825 करोड़. ठीक, 43,825 करोड़ तक 10वें प्लान में बढ़ गया था. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64 to 3.98%. ठीक है, इतना एजुकेशन पे अब हम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम समझ गए हैं कि एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, एजुकेशन से क्या बेनिफिट होगा. So the literary rates have increased from 18% to 65%. 18 से सीधा 65% एजुकेशन रेट बढ़ गया है. लिटरेरी इज़ नीडेड फॉर द सिटीजन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली. देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस दैट कैन बी नोटिस्ड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. 50% जो मेंस हैं वो एजुकेटेड हैं और फीमेल्स इट इज़ अबाउट 50% हायर इन अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में 50% जो मेल और फीमेल्स हैं वो एजुकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. लिटरेरी रेट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब जैसे केरला इज़ 100% लिटरेसी. ठीक है, और वैसे ही अगर आप देखें कुछ पार्ट जो मध्य प्रदेश के है उसमें 30% भी लिटरेसी नहीं है. देर आर प्राइमरी स्कूल्स इन मोर देन 5 lakh विलेजेस इन द कंट्री. अनफॉर्चुनेटली दिस यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैव बीन डायल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट. ड्रॉप आउट क्या होता है, जैसे कि हमने जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक, लेकिन उसको अपने घर पे रहना पड़ेगा क्योंकि फसल काटने जानी है या कुछ इस तरह की बात है. ठीक, वो चला गया, एक दिन आया, 2 नहीं आया, फिर उसका मन ही नहीं कर रहा आने का क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता या उस तरह का बच्चा है, तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा. तो इस तरह के बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत बड़ी समस्या थी गवर्नमेंट के आगे. इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था. एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, ठीक, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को 2010 में. इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद द लोकल स्टेट गवर्नमेंट. ओके, अब फिर क्या था इसका, ये मेन एम था कि 6 से 14 साल के सारे बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलेगा. अलॉन्ग विद इट ब्रिज द कोर्सेज बैक टू स्कूल कैंपेन्स भी लगाए गए. बैक टू स्कूल, ठीक है, स्कूल वापस चलो, तो इनिशिएट द इंक्रीज ऑफ एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन. मिड डे मील भी लाई गई थी ताकि बच्चे आ सकें, खाने के बहाने ही आ सकें, पढ़ सकें. इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस. These policy could add the literate population in India. By the end of 10th plan, it is endeavored to increase the enrollment in higher education, the 18 to 23 years of age group. ठीक है, 6 से 9% तक हो गया. In this strategy, this is focus on increasing access, quality, adoption of states, curriculum modification, vocationalization, networking on the use of IT, information technology. This plan also focus on distance education. ठीक है, मतलब इस तरह का जो प्लान है सर्व शिक्षा अभियान, इन्होंने बेसिक इसका मुद्दा यही था कि सबको एजुकेशन मिले.
देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द पास्ट ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स में बहुत सारे अचानक से यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्थ के बारे में देखेंगे। फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, फर्म मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? कोई भी फर्म ऐसे मतलब जो हेल्दी लोग होंगे उन्हीं को अपने काम पे लेगी, अनहेल्दी लोगों को तो नहीं लेगी। अब हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज फिजिकल एबिलिटी एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। ठीक है, अब मान लो एक टीचर है जो बार बार रोज़ रोज़ बीमार होकर आती है, तो क्या वो आपको पढ़ा पाएगी? नहीं, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एन अनहेल्थी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी। वो एसेट नहीं रह जाता, वो लाइबिलिटी हो जाता है सोसाइटी के लिए। ऑन द बेसिक ऑफ गुड हेल्थ वन कैन रियलाइज ऑफ वंस बीन। अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप ही हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी तबीयत ख़राब है तो आप उसमें 100% नहीं दे पाएंगे। ठीक है, so in all the countries the priority is given to improve the health status of the population. Our national policy too aimed at improving the accessibility of the healthcare, family welfare, nutritional services with special focus on underprivileged segment of the population. Over last 50 years, जो पिछले 50 सालों में इंडिया ने एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया है और मैन पावर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। These measures adopted have increased the life expectancy, मतलब जीवन रेखा या जीवन जीने की आयु 64 तक बढ़ा दी गई है, जबकि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो 147 था अब सिर्फ 75 रह गया है। ठीक, 147 से 75 हो गया है, मतलब 100 में से 75 बच्चे मरते हैं, ऐसे मान लीजिए। सॉरी, 1000 में से सिर्फ 75 बच्चे मरते हैं। ठीक है, पहले 147 तक होता था। अब विद इन द सेम ड्यूरेशन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो हैव इंक्रीज इन द चाइल्ड केयर एंड आर यूजफुल फॉर एक्सेसिंग प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इंक्रीज ऑफ द लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो इंक्रीज़ हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा जी रहे हैं, ये प्रूव करता है कि एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ अपना अपना काम सही जगह पर कर रही है। ओके, in India there are many places which do not have even such type of basic facilities. कौन सी ऐसी प्लेस हैं? There are just 4 states, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, which have 81 out of 181 मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, इनमें 81 कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस के हैं, बस यही 4 स्टेट हैं, जबकि बाकी स्टेट जो बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस हैं। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। Sheila Sakal's mother looked after the domestic chores and the children. She also helped her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu Situ spent most of their life playing and roaming. ठीक है, कैन यू कॉल शीला एंड जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? अब जैसे ये छोटे बच्चे थे, ये लोग घूमते फिरते रहते थे, कुछ काम धंधा नहीं करते, तो क्या आप इनको अनएम्प्लॉयड कह पाएंगे? नहीं। When people who are willing to work at going wages cannot find job, unemployment is said to exist in that sense. अब आप उन बच्चों को ये नहीं कह सकते कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है या मतलब उनको जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो बच्चे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब आप काम करने की इच्छा तो रखते हैं पर आपको काम ही नहीं मिलता। ठीक, जब आप काम करने की इच्छा रखते हैं पर आपको काम ही नहीं मिलता, तब हम उस चीज़ को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। Sheila is not willing to work outside her domestic domain. Jitu and Situ are very small, so they cannot work. So ये unemployment नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन people from 15 years to 59 years of age are included। 15 से 59, याद रखिएगा, 15 से 59 के जो एज के लोग होते हैं उन्हें वर्क फोर्स में काउंट किया जाता है। सकल जो ब्रदर है और सिस्टर है वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनकी एज बहुत छोटी है। सकल की माँ जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है काम करने में, डोमेस्टिक डोमेन में खुश है, उनको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। इन केस ऑफ इंडिया देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, बट देर इज़ डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। बट देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। कुछ सीजनल और डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट भी हम पढ़ते हैं, जो कि अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में भी आती है। कैसे? सीजनल कौन सी होती है अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो एक सीज़न में आपको काम देती है पर दूसरे सीज़न में काम नहीं देती। जैसे मान लीजिए कि आप एक आप एक फार्म में किसी फार्मर की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो खारिफ के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में आपको क्रॉप्स मिल गए,
ठीक, आपने जोताई बुताई कर ली और आपको पैसा मिल गया, लेकिन राबी के सीजन्स में आपको नहीं मिला, मान लीजिए उस साल नहीं मिला या उस साल बारिश हो गई या कुछ हो गया जिसकी वजह से क्रॉप ही नहीं हुए, तो उस बार आपको नहीं मिला, तो हम उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, और डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक फील्ड है, ठीक, उस फील्ड में आपकी मम्मी भी काम कर रही हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आपके पापा भी काम कर रहे हैं, आपके भाई बहन भी काम कर रहे हैं। वो काम एक ही जन कर सकता था, लेकिन उस काम को 5 लोग कर रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं। तो इस तरह के जो एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसे डिसग्यूज कहते हैं। ठीक है, okay, people are unable to find jobs during the some months of the year, seasonal employment thus happens। ठीक है, the people who are dependent on the agriculture usually face this kind of problem I told you। ठीक है, कई जगह हार्वेस्टिंग की, वीडिंग की, थ्रेशिंग की, लेकिन अगली बार नहीं मिला, कुछ महीनों में नहीं मिला। इन केस ऑफ डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट इट सीम्स दैट पीपल आर एम्प्लॉयड, ऐसा लगता है कि पीपल एम्प्लॉयड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्रीकल्चर प्लॉट दे वर्क, दिस इज यूजली हैपन्स अमंग द फैमिली मेम्बर्स दैट आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि एक ही लैंड पे सब लोग फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको एक आदमी भी कर सकता था, बाकी लोग बाकी काम कर सकते थे, पर सब लोग मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो उससे कुछ भी इनपुट नहीं निकल रहा है। The work requires service of 5 people. 3 extra people are working if there are 8 people engaged in the agriculture activities. If these 3 people are removed, the productivity of field will not decline। ठीक, नॉट डिक्लाइन है, डिक्लाइन नहीं होगी, सेम ही प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक, तो उनके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं, वो जबरी वो काम कर रहे हैं। In case of urban areas, educated employment is very common. In urban areas, many youth and matriculation, graduation and post graduation degrees are unable to find job। urban areas में कितने सारे जो इवन पीएचडी, अब तो पीएचडी भी लेवल के लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है। It is estimated that unemployment of the graduate and postgraduate has increased faster than among the matriculates। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories and shortage of manpower in others। कई जगह पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और कई जगह पे बहुत कम लोग हैं। On the other hand, there is lack of technical skills। कुछ लोगों को टेक्निकल स्किल्स भी नहीं आते। ठीक, उन लोगों को फिर मतलब काफ़ी, देखो हर जॉब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो, हर एक जॉब के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ लोग जो टेक्निकल स्किल नहीं होता जिनके पास, उनको जॉब ढूंढने में कुछ खासी दिक्कत होती है। ओके, so unemployment tends to increase economic overload। The dependence of the unemployed on the working population increases। The quality of the life of people is affected adversely। There is general decline in health status of a family and rising withdrawal from the school system when a family has to live on the bare subsistence level। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑन द वर्किंग, जो अनएम्प्लॉयड है वो वर्किंग पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक, तो क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है पीपल की वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है और हेल्थ स्टेटस भी गिरने लगता है। दिस इज़ अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी पे भी पड़ता है, ये इकोनॉमी को डिप्रेस कर देता है। ठीक है, it also wastes the resources which could have been gainful employed। People naturally appear as liability to economy if they cannot be used as resource। जो people हैं वो liability के तौर पे ही देखे जाएंगे अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ resourceful काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, in case of India, the statistically the rate of unemployment is very low। A large number of people with low income productivity are counted as employed। बहुत कम सैलरी पा रहे हैं, 2000 सैलरी पा रहे हैं, कैसे तैसे घर चला रहे हैं, उनको भी हम एम्प्लॉयड में गिन लेते हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर देम इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम। द वर्क दैट दे आर डूइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। ठीक है, therefore they may choose other work of their choice। It is not possible for poor people to sit idle। They have to do any activity respected to earning potential। It is their earning that keeps them from the bare subsistence level। तो जो ओल्ड जो लोग हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं या जो पुअर पीपल है, वो ऐसे ही नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, काम करते ही रहना पड़ेगा, तभी उनकी फैमिली को खाना मिल पाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमने खुद ही को एम्प्लॉयमेंट दे दी। कैसे, अब देखिए, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक इन प्राइमरी सेक्टर। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द एक्टिविटी ऑफ फील्ड इवन दो देयर इज़ नो
नॉट सफिशिएंट वर्क फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स, सो देयर इज़ अ डिस्क्यूज एम्प्लॉयमेंट। अभी बताया था डिस्क्यूज क्या होता है, ठीक है। बट ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव इक्वल शेयर इन द प्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। क्या होता है, आप बच्चे को नहीं भेज रहे हैं बाहर, वो खेती में मदद कर दे, ठीक, तो क्या होता है, छोटा सा खेत है, सब लोग उसी में मदद कर रहे हैं, सबको अपना अपना शेयर मिल गया, अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक, उसे अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट करेंगे। पर ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट ही है, पर वो लोग को ऐसे लगता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आती। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पोवर्टी ऑफ द फैमिली। फैमिली तब भी गरीब की गरीब रहेगी। सो सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज टू सर्च ऑफ जॉब। अब देखो, तभी कुछ लोग जो हैं गांव से उठ उठ के शहर तक आते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर्स mentioned earlier, we will find that the agriculture is the most labor absorbing sector। ठीक, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लेबर लगता है, ठीक है, ओके। उसके बाद कहते हैं सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैव मूव टू आइदर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। ठीक, कुछ जो लेबर्स हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, कुछ टर्शियरी सेक्टर में चले गए हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग इन द सेकेंडरी सेक्शन। In case of tertiary sector, there are various services appearing like biotechnology, information technology and so on। इस तरह की भी टेक्नोलॉजी अब जो है टर्शरी सेक्टर्स में आ गई है। टर्शरी सेक्टर्स में बायोटेक, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाईली स्किल्ड जो होती है वो टर्शरी सेक्टर में आ गई है। तो काफ़ी सारे वर्कर्स, लेबर्स उस जगह पे उस चीज़ों को करने में लग गए हैं। अभी एक स्टोरी है विलेज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हैंस हमने चैप्टर 2 पीपल एज अ रिसोर्स कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।